अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। वेलकम टू जागो लाहौर। जनाब, एक नई सुबह, एक नए दिन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। आज मैं आते हुए ये सोच रही थी कि क्यों ना आज अपनी सुबह का आगाज एक खूबसूरत बात, एक खूबसूरत कॉल के साथ किया जाए। तो जनाब, आज की जो अच्छी बात है वो ये है कि खुशियां और जहनी सुकून पैसों से नहीं मिलता, बल्कि अच्छे दोस्तों की कंपनी से मिलता है। इसलिए कोशिश करें कि दोस्तों के लिए वक्त निकाल लिया करें, अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाल लिया करें, कुछ नहीं हो जाता। उनके साथ गप्पे मारें। अगर किसी की शख्सियत को जानना हो तो उसकी कंपनी को देखा जाता है, क्योंकि आप अपने करीबी 5 दोस्तों की आदत का मजमुआ होते हैं। इसलिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को रखें जो आपकी शख्सियत में मुस्बत तब्दीली लेकर आए, जो अच्छी तब्दीली आपके अंदर लेकर आए, जिनकी रिफ्लेक्ट करे कि आप पॉजिटिव इंसान हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपकी शख्सियत को निखारते हैं। तो इसलिए आपने अपने दोस्तों को टाइम देना है और अच्छे दोस्त बनाने हैं। तो जनाब, बात हो रही थी दोस्तों की, और दोस्तों की कंपनी एंजॉय करने में मौसम का बहुत अच्छा किरदार होता है। मौसम अच्छा हो तो दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान ऑटोमेटिकली बन जाता है। वैसे भी आज मौसम के मिजाज कल बहुत अच्छे थे, आज भी रहने वाले हैं। और आज मौसम कैसा रहने वाला है ये जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा जुनैरा इलियास से। जुनैरा, बताइएगा आज कैसा मौसम रहेगा? रिमझिम होगी या मौसम सरमा की वही मीठी मीठी धूप से लुत्फ अंदोज होंगे हम? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है शहर में दाखिल हुआ हुआ है, जिसके बायस ये कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी जो है मुनीबा वो तो रिकॉर्ड नहीं की जा रही, जो कि हम लोगों ने देखा कि दर्जा हरारत 2 तक भी रिकॉर्ड किया गया। और धुंध के बादल सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो छट चुके हैं, और ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि जो मौजूदा स्पेल है मगरिबी हवाओं का वो आज रात तक जो है शहर में बरकरार रहेगा और उसके बाद निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद से फिर से ये कहा जा रहा है कि धुंध के जो बादल हैं वो वापसी की तरफ आएंगे, और 15 जनवरी तक ये सिलसिला जो है ऑन एंड ऑफ जारी रहने वाला है। और ये भी बताया जा रहा है कि दर्जा हरारत में कमी जो है मज़ीद आने के इम्कानात है। हमने देखा कि पिछले 2 दिन से दर्जा हरारत 4-5 में रिकॉर्ड किया गया कम से कम, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि फिर से बारिश के बाद दर्जा हरारत 2 तक जाने के भी इम्कान है। और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है ये 12 से 13 में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जो बारिश है उससे काफ़ी थोड़ा सा फ़ायदा भी हमें हुआ है कि धुंध के बादल छट चुके हैं, और जो स्मोक फ़िज़ा में मौजूद थी वो पिछले हमने देखा कि तकरीबन 3 हफ्ते से गायब हो चुकी है, और जो आलूदगी का अनासर थे हमारे फ़िज़ा में वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। इसी तरह से हवा की अगर बात की जाए तो आज भी सारा दिन जो है हवा 3 से 4 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलने वाली है, जिसमें नमी का तनासब जो है वो बताया जा रहा है कि 95% जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि शहरियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर थी कि 3 रोज़ जो है ठिठुरती सर्दी से भी हमें छुट्टी मिली और मौसम इंजॉय किया जा सका था, क्योंकि सर्दियाँ जब आती हैं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी देर की मेहमान होती हैं। लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मेहमान हैं ये कुछ एक्सटेंड करेंगे इस दफ़ा, और ये भी बताया जाता है कि अमूमन जो है 20 जनवरी के बाद से सर्दी में कमी आना शुरू हुई थी, लेकिन ये इस दफ़ा ये बताया जा रहा है कि 5 फरवरी तक के जो ऑन एंड ऑफ स्पेल्स जो है मगरिबी हवाओं के ये भी आते जाते रहेंगे, और धुंध के बादल भी जो है 25 जनवरी तक इसी तरह से शहर में जो है आना जाना उनका भी लगा रहेगा। तो कहा जा सकता है कि मौसम काफ़ी खुशगवार तब्दीलियाँ ले रहा है, और अभी जो है सर्दी अपना आप दिखा रही है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जुनैरा इलियास, आपने हमें बताया कि मौसम कैसा रहने वाला है। जनाब, आपको पता चल गया है कि कल का और आज का मौसम कैसे रहने वाला है, तो उसके हिसाब से ही आप प्लान बनाइएगा। तो जनाब, मौसम का हाल आपने जान लिया है। आज दिन भर मौसम कैसे रहने वाला है? जनाब, वैसे भी साइंस की तरक्की के साथ सब कुछ मुमकिन होता जा रहा है। आने वाले दिनों के हालात पहले ही पता चल जाते हैं। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे हमारे रहने सहने के अंदाज भी तब्दील होते जा रहे हैं, हमारी आदतें बदल रही हैं। इंटरनेट ने हमारी डेली रूटीन को काफी हद तक मुतासिर कर दिया है। नौजवान नस्ल जैसे कि मैं खुद सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मोबाइल पे नोटिफिकेशन सोशल मीडिया की फौरन चेक करते हैं उठते सार, और कुछ भी नहीं करते। कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया ही इंटरनेट पर मुंतकिल हो चुकी है। हम लोग बाहर नहीं जा रहे, हमारी एक्टिविटीज मुतासिर हो चुकी हैं, और हम लोग फोन्स पे चले गए हैं, इंटरनेट पे चले गए हैं। क्लासेस हो या ऑफिस वर्क, सब ऑनलाइन हो रहा है। दुनिया भर में इंटरनेट की सहूलियात बेहतर बनाई जा रही हैं, जबकि पंजाब हुकूमत की अगर बात की जाए, लाहौर समेत पंजाब में मुफ्त इंटरनेट की सहूलत खत्म कर दी गई है।
सूबाई हुकूमत ने सालाना सब्सिडी के बाइस पंजाब वाईफाई प्रोजेक्ट बंद कर दिया जनाब। मुफ्त इंटरनेट की सहूलत खत्म होने से सूबे भर के तालीमी इदारों के हजारों तलबा, रिसर्च स्कॉलर्स और सहाफी मुफ्त जिनको वाईफाई मिलता था जो सहूलत से महरूम हो गए हैं। इस वक्त साबिक दौर में 200 मकामात पर पंजाब वाईफाई की मुफ्त सहूलत फराहम करने के लिए पंजाब वाईफाई मंसूबा शुरू किया गया था और मंसूबे के लिए सालाना 19 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च आ रहा था। मंसूबे के तहत पंजाब में बड़ी लाइब्रेरियों, कॉलेजेस, तालीमी इदारों, पार्क्स और प्रेस क्लब समेत दीगर अहम सरकारी मकामात पर फ्री वाईफाई की सहूलत फराहम की गई थी। लेकिन आज के दौर में जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने रूज पर पहुंच चुका है, इंटरनेट की दस्तयाबी बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर करें लेकिन एक हद तक, क्योंकि जनाब किसी भी चीज की ज्यादती नुकसानदेह होती है। वैसे भी जैसे जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइबर क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। ब्लैकमेलिंग हो रही है, ऑनलाइन हरासमेंट के बेइजाफा उनमें इतना इजाफा हो रहा है कि हम नहीं बता सकते। फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, दीगर जराइम में भी इजाफा हो रहा है। इंटरनेट का महफूज इस्तेमाल कैसे किया जाए या साइबर क्राइम कौन कौन से हैं, इन जराइम के हवाले से कवानीन क्या है पाकिस्तान में, इन सब बातों पे हमने बात करनी है। और हमारे साथ मौजूद हैं जैन कुरैशी जो माहिर हैं साइबर क्राइम कवानीन के। जैन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं, जैसे एक आम आदमी के जो समझ में आ जाए कि आखिर ये साइबर क्राइम है क्या। बहुत शुक्रिया जी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साइबर क्राइम के हवाले से अगर हम आसान डेफिनेशन में लोगों को समझाना चाहें तो कोई भी ऐसा जुर्म जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के थ्रू किया जाए और उसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो तो ये साइबर क्राइम होता है। ठीक है। और साइबर क्राइम की 3 इकसाम हैं, जिसमें से जो पहली किस्म है वो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स हैं, ठीक है, ईमेल रिलेटेड क्राइम्स हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल क्राइम्स हैं। ठीक है, आपने बता दिया 3 इकसाम है, लेकिन हम किस तरह कैटेगोरिकली इसको किस तरह हम ले सकते हैं? मतलब इसमें कौन कौन से जराइम आ सकते हैं? मतलब जैसे फ्रॉड आ गया, हरासमेंट आ गई, हमें आजकल जैसे SMS आ जाता है कि आपके इतनी लॉटरी निकली है, इतने लाख का इनाम निकला है, ये किस तरह के जराइम इसमें आते हैं? देखिए, अगर हम सोशल मीडिया क्राइम्स की बात करें तो उसके अंदर साइबर स्टॉकिंग, हरासमेंट, ऑनलाइन डेफेमेशन से रिलेटेड केसेस ज़्यादातर रिपोर्ट होते हैं। ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड भी आ जाता है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम्स की तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड भी उसमें शामिल है। और अगर हम ईमेल रिलेटेड क्राइम्स की बात करें तो उसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज लॉ के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। जिसमें स्पैमिंग है। और अगर हम ओवरऑल बात करें साइबर क्राइम के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड क्राइम्स सामने नज़र अभी आ रहे हैं तो उसमें 2 कैटेगरीज बड़ी हाईलाइटेड हैं। एक सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जैसे स्टॉकिंग है, हरासमेंट है, और फाइनेंशियल क्राइम्स। और दोनों का जो तरीक़ेकार है जो साइबर क्रिमिनल अपनाते हैं वो बड़ा डिफरेंट होता है। ज़्यादातर जो साइबर क्राइम होता है इसके अंदर जो एक मुजरिम होता है उसकी कोशिश ये होती है कि वो सामने ना आए, जैसे फेक आईडीज़ के थ्रू क्राइम का कमिट किया जाना। बाज़ औक़ात अगर किसी के साथ फाइनेंशियल क्राइम कमिट किया जा रहा है तो जिस सिम के थ्रू कॉल की जा रही है वो उनके नाम पे नहीं होती। तो इसमें जो आम जुर्म और साइबर क्राइम में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, तो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में क्या कवानीन क्या है इसके हवाले से, क्या बनाया गया है? देखिए, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो साइबर क्राइम के हवाले से जो कानून है जो इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके अंदर जो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स हैं, जैसे सेक्शन 20 है ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन है, सेक्शन 21 है ऑफेंस अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, साइबर स्टॉकिंग सेक्शन 24 है। इन सोशल मीडिया रिलेटेड ऑफेंसेस जो हैं इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 5 years है सेक्शन 21 के अंदर, जिसके अंदर कोई शख्स किसी खातून की या मर्द की नाजेबा तस्वीरें जो है वो शेयर कर दी जाती हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी शख्स के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है या फेसबुक पे लगा रहा है तो इसके अंदर 3 साल की सजा है सेक्शन 20 के अंदर। और इसी तरह अगर हम फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम्स की तरफ जाएं, जिसमें मैंने जैसे बताया इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है, तो उसके अंदर 2 साल की पनिशमेंट है। और उसमें आमतौर पर ये देखा गया है कि लोगों को फ़ोन कॉल्स आती हैं, उनका डाटा जो है उनसे लिया जाता है ताकि उनके अकाउंट से जो पैसे हैं उनको
जो है इलीगल ट्रांजैक्शंस कर दी जाती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो मेजर जो क्राइम हैं वो फाइनेंशियल और सोशल मीडिया के जो हैं, जैसे मैंने सेक्शन 20, 21 एंड 24 का जिक्र किया, इसी तरह सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 है जो रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल फ्रॉड है। ठीक है। तो ये मेन जो हैं अभी इस टाइम जो ऑफेंसेस सामने नजर आ रहे हैं, जो लोगों से कमिट हो रहे हैं, वो तो यही सेक्शंस के हवाले से हैं। हम ठीक है, कवानीन की बात कर लिया हमने, किस तरह के रिपोर्ट होते हैं जी, जो केसेस हैं, किस तरह के रिपोर्ट होते हैं। और अगर एक आम आदमी की बात की जाए, मेरी बात की जाए, अगर मैं कोई रिपोर्ट करने जाऊं कोई केस, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, ऑनलाइन कोई वेबसाइट है या किसी से मिलना पड़ेगा, कोई एसएमएस करना पड़ेगा, क्या तरीकाकार है? देखिए, साइबर क्राइम के हवाले से जो जुरिस्डिक्शन है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल के पास है। ठीक है। वैसे तो ऑनलाइन भी एप्लीकेशन जो है फाइल की जा सकती है, लेकिन मैं अब जो भी हमारे पास अगर कभी कोई क्लाइंट्स आते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने केसेस के हवाले से, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपनी एप्लीकेशन को खुद लेकर जाएं, जो भी आपका मुतलका साइबर क्राइम सर्कल है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात आपको ये पता चलता है कि आपका जो केस है वाकई में साइबर क्राइम की जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा है। ठीक है। क्या ये केस पुलिस की जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा है, क्योंकि एक नया लॉ है, तो इसकी जो अभी इतनी मैं समझता हूँ अवेयरनेस लोगों के पास नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी एप्लीकेशन को खुद लेकर जाएं, और अगर सोशल मीडिया से मुतलका एप्लीकेशन है तो सोशल मीडिया रिलेटेड जो आप लॉ है वो अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, उसके हवाले से ड्राफ्ट करें। तो जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था आपका कि एप्लीकेशन कहाँ पर फाइल होनी चाहिए, तो वो FIA साइबर क्राइम सर्कल है। प्रोसीजर क्या होगा, मतलब कितनी देर में ये चीजें हमारे सामने आ जाएंगी? अगर हम केस आज जाकर अगर पुट करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो कितना टाइम फ्रेम होगा उसको सॉल्व होने में? देखिए, एक चीज, साइबर क्राइम का कोई भी केस हो, एक बात हमें इस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंस है वो IP एड्रेस होता है। ठीक है। अब ये जो IP एड्रेस है ये फेसबुक अथॉरिटीज से मांगा जाता है। ठीक हो गया। और ऑब्वियसली यहाँ से जब फेसबुक अथॉरिटी से वो डाटा मंगवाया जाता है तो उसमें टाइम तो लगता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो ज्यादातर साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि उनकी आइडेंटिटी जो है लोगों को ना पता चले। तो जब वो छुपे रहेंगे तो ऑब्वियसली उस चीज को पकड़ने के लिए तो वो IP एड्रेस का आना बड़ा जरूरी है। तो उसमें आमतौर पर टाइम तो लगता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये देखा गया कि एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिमिनल होता है वो हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि IP एड्रेस जो होता है वो एक ऐसी चीज है जिससे इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो आपने बताया कि आपके पास जब क्लाइंट्स आते हैं बहुत से, कौन कौन से केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, किस नौयत के केसेस आते हैं आपके पास? देखिए, ज्यादातर तो जो केसेस हैं वो सोशल मीडिया रिलेटेड है। ठीक है। कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन लगा दी गई है, डिफेम किया जा रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादातर शेयर कर दी जाती है लोगों को बदनाम करने के लिए, उनकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। तो ये ज़्यादातर केसेस होते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें जो है खुसूसन ख्वातीन को ब्लैकमेल किया जा रहा होता है, उनकी तस्वीरों को बाज़ औक़ात एडिट करके, या फिर वो तस्वीरें जो किसी शख्स के पास होती हैं वो बाद में उसको इस्तेमाल करता है ब्लैकमेलिंग पर्पस के लिए। तो ज़्यादातर तो केसेस इससे रिलेटेड होते हैं जो सोशल मीडिया के हवाले से जो होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइम की जो स्ट्रेंथ है वो भी उतनी ही है। तो आपको लगता है जितने भी ये केसेस होते हैं, अगर किसी को ब्लैकमेल कोई कर रहा है तो वो रिपोर्ट होते हैं, जितनी शरह होने में उतनी रिपोर्ट होने में है? देखिए, अब इस हवाले से तो कोई चीज़ मैं इस तरह नहीं शायद बयान कर सकूंगा कि क्या वाकई में जो रिपोर्ट होने की जो नंबर ऑफ केसेस है वो उतने ही हैं। हाँ, ये आपकी बात मैं इसमें जरूर एग्री करूंगा कि बहुत सारे केसेस के अंदर लोग खौफजदा जरूर होते हैं, क्योंकि फैमिली की रेपुटेशन बात बाहर जाएगी। जनाब, सोशल मीडिया की बात हो रही है और साइबर क्राइम की बात हो रही है कि किस तरह बगैर इन्वेस्टिगेट किए एक खबर को वायरल कर दिया जाता है, और एक ऐसी ही वीडियो वायरल हो गई है सोशल मीडिया पर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और देखते हैं वो, और उसके बाद आपको बताते हैं कि उसमें क्या था और क्या नहीं था। जनाब, ये देख रहे हैं आप कि एक वीडियो वायरल हुई थी ये पिछले दिनों, और इस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और लोगों ने आइडलाइज भी कर लिया, लेकिन
हम आपको बताते हैं कि जी ये एक अरब जोड़े की शादी है। ताहम कहा जा रहा था कि वीडियो में दिखाई देने वाली खातून जो है सऊदी अरब के एक अरबपति बिजनेस वुमेन है, जबकि जो साथ उनके मियां हैं, दुल्हा साहब हैं, वो और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के एक पाकिस्तानी ड्राइवर हैं। और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर तस्दीकी खबर के मुताबिक खातून की दौलत की मालियत तकरीबन $8 बिलियन है, जबकि खातून के मक्का और मदीना में कई होटल्स और रहायशी अमलाक भी हैं। इसके अलावा उनके फ्रांस में टावर समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी जायदादें मौजूद हैं। लेकिन वीडियो में ना तो खातून है जिनका नाम लिया जा रहा है और ना ही वो लड़का है जो पाकिस्तानी है, इसलिए कुछ भी शेयर करने से पहले तस्दीक कर लिया करे जनाब। तो जनाब आपने देखा कि वीडियो में जिस लोगों ने उनको दिखाया कि ये वो लोग हैं, लेकिन ये वो नहीं है। बगैर तस्दीक किए कोई कैप्शन डाल देना, उनके बारे में लिख देना कि ये वो लोग हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये हम जैन से पूछेंगे। जैन, आपने वीडियो देखी, उसमें बताया कि ये अरबपति खातून है, इनके बहुत सारा बैंक बैलेंस है और इन्होंने जिससे शादी की है वो उनका पाकिस्तानी ड्राइवर था, पर्सनल ड्राइवर, और उनसे उन्होंने शादी कर ली है। लेकिन बाद में पता चला ये वो जोड़ा ही नहीं है जिसके बारे में बताया जा रहा है। ऐसी खबरें क्यों गर्दिश करती हैं? देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर जब भी हम देखते हैं कोई ऐसी चीज वायरल होती है तो विदाउट ऑथेंटिकेशन लोग शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली। और वो ये भी नहीं सोचते कि इस खबर को जहाँ से ओरिजिनेट किया गया है इसकी ऑथेंटिसिटी एक दफ़ा कंफर्म कर ली जाए। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा शेयर होती है, उसके हवाले से मैंने ये देखा है कि एट द एंड ऑफ द डे जब देखा जाता है तो ये पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन सारी फॉल्स थी। एग्जैक्टली। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिसके हवाले से आपके पास कोई जो है ऑथेंटिसिटी नहीं है आपके पास, आप उसको आगे शेयर मत करें। और तो फिर कैसे बचा जा सकता है इनसे? देखिए, इसमें मैं साइबर क्राइम के हवाले से शुरू दिन से एक ही बात कर रहा हूँ कि साइबर क्राइम में बचने का सिर्फ एक ही तरीकेकार है और वो ये है कि आप अपनी हिफाजत खुद करें। ठीक है। आप कोई ऐसी चीज जिसके हवाले से आपको ना कोई नॉलेज है, ना कोई आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, ना कोई एविडेंस है, आप ऐसी कोई भी खबर शेयर मत करें। ठीक है। सेकेंडली, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि वो कहते हैं कि हमने तो किसी की वॉल से शेयर की थी। एग्जैक्टली। तो इसमें मैं बताना ये चाहूंगा कि अगर वो चीज अगर किसी शख्स ने गलत शेयर की है और अगर आप भी शेयर कर लेते हैं तो गलती आपसे भी हुई है। Exactly. तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि किसी शख्स ने शेयर की थी तो आपने आगे से शेयर कर दी। ठीक है। तो इसमें जो पहली चीज ये है कि मैं जो लोगों को अक्सर और हमेशा से जो बात करता हुआ आ रहा हूं, अभी जो मैं पढ़ रही थी उसमें ये लिखा है कि 2020 में 10,000 रिपोर्ट हुए हैं, केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 7,000 हरासमेंट के केसेस हैं। जी, 7,000 हरासमेंट। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट के यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब एक अवेयरनेस चलाने की जरूरत है। जैसे आज का एक शो है, ये भी अवेयरनेस है जिसमें हम लोगों को ये बता रहे हैं कि सजाएं क्या हैं, जुर्म कौन कौन से हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ मैसिव लेवल पे एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है जिसमें खुसूसन यंगस्टर्स को ये बताया जा सके, क्योंकि ज्यादातर ये जो क्राइम कमिट करते हैं वो यंगस्टर्स होते हैं जो बाज़ औक़ात इस वजह से ये क्राइम कमिट कर जाते हैं कि उनको नॉलेज ही नहीं है कि सोशल मीडिया पे किसी की तस्वीर उसकी मर्जी के बगैर शेयर करना जुर्म है, किसी शख्स के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन लगाना जुर्म है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो हैं वो लॉ की अवेयरनेस ना होने की वजह से इन तमाम सारे क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आज का शो भी अवेयरनेस बढ़ाने में एक जो है अपना रोल प्ले करेगा। उसके अलावा जो है जैन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई और मेरे ख्याल से जो घर बैठे लोग हैं उनको भी पता चला होगा कि किस तरह हमने जाके केसेस रिपोर्ट करने हैं। उनके लिए आज का अहम खबर और आज की अहम जो चीज़ थी वो हमने उन तक पहुंचा दी है। वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक के बाद हमने जो बात करनी है वो करनी है मोहलिक वबा की, जो थमने का और थकने का नाम नहीं ले रही। हम थक चुके हैं, साल खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना वायरस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सारी दुनिया इस इंतजार में है कि कब इस वायरस से जान छूटेगी हमारी। दुनिया की नजरें वैक्सीन की मुंतजिर हैं और अब आलमी इदारा सेहत ने कोरोना से तहफ्फुज के लिए तैयार की गई अमरीकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक की मुश्तरका वैक्सीन के
हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे रखी है। इब्तदाई नताइज के मुताबिक ये वैक्सीन कोरोना से 95% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इब्तदाई नताइज के बाद दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक ने इब्तदाई तौर पर तिब्बी रज़ाकारों, सिक्योरिटी और अहलकारों को उम्र रसीदा अफराद को वैक्सीन लगाने का सिलसिला भी शुरू किया था। पाकिस्तान में भी ये ट्रायल वैक्सीन लगाई जा रही है। मुल्क में कोविड-19 से अमवात की तादाद 30 दिसंबर को 10,000 तक पहुंच चुकी थी और मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इब्तदाई या नामुकम्मल नताइज पर मबनी वैक्सीन की पहले से ही बुकिंग करवाने के बाद हुकूमत ने चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्म से वैक्सीन की 11 लाख डोज की पहले से ही बुकिंग का फैसला कर लिया है। सिनोफार्म वैक्सीन 79.34% मौसर है। ये वैक्सीन कब तक पाकिस्तान में दस्तयाब होगी और ट्रायल वैक्सीन के क्या नताइज आए हैं, किस तरह का रिस्पांस आया है, ये सब हम आज बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर इरफान मलिक हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे शो में आए। तो सबसे पहले तो बताएं, जो हमने ट्रायल किया है, वैक्सीन ट्रायल किया है, इसका कैसा रिस्पांस आया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये ट्रायल जो है ये करंटली इज़ गोइंग ऑन, अभी ये वाइंड अप नहीं हुआ। इसमें जो उनकी प्री रिक्विजिट है कि कितने पेशेंट इनरोल होने चाहिए, वो 18,000 और अभी तक 15,000 जो हैं लोग वो इसमें इनरोल हुए हैं। और इनरोलमेंट के बाद पहला प्रोसेस है उनकी वैक्सीनेशन करने का। उसके 2 वीक्स के बाद उनका कुछ एंटीबॉडीज लेवल चेक करेंगे, फिर उसकी सेकंड डोज जो है अगर है वो फिर लगेगी। तो अभी तो ये इन प्रोसेस है, इट विल टेक अनदर 1 to 2 वीक्स के आप पहले रिजल्ट जो है वो हमसे शेयर किया जाए कि क्या उसकी एफिकेसी रही है पाकिस्तान में। तो लोगों ने कोऑपरेट कर लिया ठीक से? लेकिन नहीं, मैं नहीं समझता इतनी लाहौर की पॉपुलेशन के बावजूद स्टिल वी आर लैकिंग ऑफ ऑलमोस्ट 3,000 पीपल। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छा रिस्पांस है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो तो ये थी कि शायद विद इन अ वीक ये सब चीज़ें जो हैं इतना पॉपुलेशन जो लाहौर की है वो ऑलरेडी अपने आप को करवा लेगी। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रोल इसमें सोशल मीडिया का रहा, जो उसने फेक न्यूज़ लोगों को फैलाते रहे कि ये इस वैक्सीनेशन से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे ख्याल से लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा उन्होंने केयर की है। हालांकि ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये कोई न्यू वैक्सीन इन सेंस की जो इसका प्रोसेस है कोई न्यू नहीं है। इस तरह के बहुत ही वैक्सीनेशन, इस तरह के फिनोमेना से गुजरी वैक्सीनेशन हम लोग लगवाते भी हैं। तो इसमें कुछ ऐसी परेशानी की बात नहीं। मेरे मुताबिक तो वॉलंटरली आपको इस ट्रायल का हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है। तो अभी जो लोग थे उनको कैसे आपने डिग आउट किया कि इन लोगों को लगानी चाहिए, क्या उम्रें थी उनकी? देखिए, ये क्योंकि यूएचएस के पास डाटा ज़्यादा है, हम लोग तो हम एज अ कुलीग शेयर करते रहते हैं, लेकिन ये रैंडमली था, वॉलंटरली है ना। वॉलंटरी लोगों ने खुद अपने आप को प्रेजेंट किया। तो मैं आके लगवा सकती हूं। आके आप अपने आप को एनरोल करेंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके बाद वो कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। यूजुअली ज़्यादा लोग वो हैं जो ओल्ड एज के थे, उन्होंने अपनी केयर के लिए स्पेशली अपने आप को वॉलंटरीली किया। तो इस बार इट इज़ अ वॉलंटरीली प्रोसेस जो कि यूएचएस ने स्टार्ट किया। ठीक है, आपने यूएचएस की बात की है, हमारे नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल ने भी वहाँ से वैक्सीनेशन कराई है। उनसे जान लेते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वैक्सीन के बाद क्या एक्सपीरियंस है और किस तरह के सिम्टम्स हैं। मोहम्मद बिलाल, बताइएगा क्या था आपका एक्सपीरियंस वैक्सीन के बाद? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में कोरोना के जो ट्रायल वैक्सीन है इसका आगाज़ हो चुका है और अब तक 4,000 से ज़ायद जो वॉलंटियर है जो कि रज़ाकाराना तौर पे जो अपनी वैक्सीन है, ट्रायल वैक्सीन जिसको आजमाशी वैक्सीन भी कहते हैं, ये करवा चुके हैं। अब यूएचएस की जानब से अब तक जो है ये 4500 से ज़ायद इनके जो आजमाशी ट्रायल है ये करने हैं। फिर इसके बाद इसकी स्टडी को फर्दर रिव्यू किया जाएगा, फिर उसके बाद इसको मार्केट में इस वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा। ये जो वैक्सीन है जिसका यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ट्रायल चल रहा है, ये बेसिकली ये चाइना की वैक्सीन है जिसे पाकिस्तान और चाइना मिलकर इस पे जो स्टडी है और आजमाशी जो ट्रायल है ये कर रहे हैं। और ये जो वैक्सीन है ये mRNA पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब है कि जेनेटिक कोड पे जो वैक्सीन है ये बनाई गई है। जबकि इससे पहले की जो वैक्सीन होती है ये ट्रेडिशनल बेस पे बनाई जाती है, जिसमें जो वायरस होता है उसको वीक करके वैक्सीन के अंदर डाला जाता है। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये चाइना जो बना रहा है इसके अंदर mRNA पे मुश्तमिल ये वैक्सीन है जो कि जेनेटिक कोड जाके बॉडी में देगी और फिर जो इससे मिलता जुलता जो वायरस है जो कि कोरोना वायरस का जो वायरस है उसको उस तरह का वायरस जो क्रिएट करेगी जो कि फिर हमारे अंदर जाके इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर मैंने खुद भी ये जो वैक्सीन है आजमाइशी वैक्सीन ये करवाई थी और इसके मुख्तलिफ मराहल है। ये उन अफराद को की जाती है जो कि 60 साल से नीचे होते हैं और ऐसे अफराद जो कि मुख्तलिफ
बीमारियों का शिकार है उनको भी आजमाइशी जो वैक्सीन है ये लगाई जाती है, और ताकि वैक्सीन लगने के बाद जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये बेहतर हो सके और बीमारियों से जो है बच सके। ये कहा जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है ये जब लगाते हैं तो इसका जो असर है, एफिकेसी है, ये तकरीबन 6 माह से लेके 1 साल तक रहती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा से ये जो वैक्सीन है ये लगवानी पड़ती है। और जितने भी ये जो ट्रायल में ये बात अभी तक सामने आ चुकी है कि सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट सामने आते हैं, जैसे कि हल्का फुल्का बुखार और कुछ जिस्म में दर्द और हल्का सा फ्लू महसूस होता है। लेकिन मैंने ये जो वैक्सीन लगाई थी मुझे इसके अंदर कोई जो सिम्टम्स थे सामने नहीं आए, और जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि जिन लोगों को ये आते हैं सिम्टम फिर उनके आगे फर्दर जो टेस्ट है ये किए जाते हैं। वैक्सीन लगवाने से पहले मेरे भी जो कुछ टेस्ट है ये किए गए थे, जिसमें ब्लड के कुछ टेस्ट है, एंटीबॉडीज चेक की जाती हैं, फिर 3 माह के बाद फिर दोबारा से ये जो टेस्ट है इनको रिवाइज किया जाता है। और अब देखा जाता है कि कितना वैक्सीन लगने से पहले बॉडी के अंदर चेंजिंग्स आई और कितना वैक्सीन लगने के बाद ये जो चेंजिंग्स हैं ये आई। तो इसी तरह ये जो ट्रायल है ये जारी है, और पाकिस्तान को ये जो मार्च में कहा जा रहा है कि वैक्सीन मिलेगी और ये चाइनीज़ वैक्सीन होगी और ये mRNA पर मुश्तमिल जो वैक्सीन है ये होगी। जी ठीक है मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। दोबारा डॉक्टर साहब की जान जाते हैं। डॉक्टर साहब, उन्होंने बता दिया उनका एक्सपीरियंस। मैं अभी आपसे बात कर रही थी, आपने कहा आपको भी कोरोना हो चुका है। वैसे मैं एक बात इसमें कर दूं, बिलाल को कैसे पता लगा उसको वैक्सीनेशन लगी? बिकॉज 50% प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, 50% को वैक्सीनेशन लग रही है, 50% को वैसे इंजेक्शन लग रही है। ठीक है, तो ये नहीं कि जिसको भी जा रहे हैं वॉलंटरली जाके लगवाई है ना। तो ठीक है ना, तो 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बंदे को वैक्सीनेशन हो रही है। अच्छा, कुछ लोगों को मतलब कंट्रोल ग्रुप भी रखा हुआ है। कैसे पता चलेगा कि हम वो तो ब्लड टेस्ट करवाएंगे। कैसे मुझे पता चलेगा मुझे लगवानी यही चाहिए? तो इस ट्रायल का होता है पार्ट कि आपने इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। 50% को वैक्सीनेशन है, 50% नॉन वैक्सीनेटेड। ठीक है, तो उनका फिर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें आईजीजी को देखते हैं, फिर जज करते हैं। अच्छा, ये भी आपने, मतलब मैं जाऊं तो वो तो पहले एक मतलब पूरा प्रोसीजर चलेगा Yes. और उसके बाद पता चलेगा कि मुझे करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। दे विल डिवाइड यू इन 2 ग्रुप्स ना। एक ग्रुप वैक्सीनेटेड है, एक नॉन वैक्सीनेटेड ग्रुप है। तो अगर जिसको कोरोना हो चुका है तो वो करवा सकता है? देखिए, उसका आईजीजी लेवल पहले करवाया जाता है, एक ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद उसको रिकमेंड किया जाता है कि उसका लेवल कितना है। अगर उसका लेवल बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन पे आ जाए तो फिर जरूर उसको करवा लें। तो अभी आप बता रहे थे ब्रेक में कि आपको भी कोरोना हो चुका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब it was 9 months I am working as a focal person corona LGH। अच्छा। So मैं बड़ा वेव के साथ बड़ा फाइट करता रहा और मेरा ये ख्याल था कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे प्रोटेक्ट ही रखना, क्योंकि आई वाज वेरी कैजुअल इन द सेंस कि मास्क तो पहनता था लेकिन वो प्रॉपर जो पीपी थी उसको मैंने नहीं किया। तो ये जाते जाते लास्ट ईयर के एंड पे मुझे भी इसकी सिम्टम्स आई। और कैसे सिम्टम्स थे? सिम्टम्स जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी एज अ डॉक्टर वो भी ये थी कि सबसे कॉमन सिम्टम्स जो मैंने लोगों में देखी वो बॉडी एक्स थी, जनरलाइज बॉडी एक्स। तो जो मुझे भी सिम्टम्स आई, आई वाज इन मीटिंग और मुझे इतनी स्वेयर बॉडी के एक हुई कि मैंने उस मीटिंग को क्विट किया और मैं घर चला गया और मैं सो के उठा तो मुझे टेम्परेचर हो गया। तो आई वाज 100% श्योर कि ये कोरोना है और कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी स्वेयर बॉडी एक्स मैंने कभी भी ऑब्जर्व नहीं की। आई आइसोलेटेड माई सेल्फ और फिर टेस्टिंग जब करवाई तो आई वाज पॉजिटिव। डिजीज़ मैं ये समझता हूँ कि एक तो पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इट वेंट ऑल वाज फाइन। बट ये ऐसा नहीं होता। इस डिजीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि ये किस तरफ जाएगा, इसकी प्रेडिक्शन के लिए हमारे पास कोई ऐसी टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है। और फिर मेरे लिए एज अ डॉक्टर और जो कि डेली इतने पेशेंट देख रहा है और वो हर दूसरे दिन देख रहा है कि ये CT आया और पेशेंट इतना ख़राब था कि सडनली पेशेंट की डेथ होगी, तो अपने नर्व्स को कंट्रोल करना विद द डिजीज इज वेरी डिफिकल्ट। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें नर्व कंट्रोल इज द बेसिक गेम। यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखें। जो प्रॉब्लम मैंने लोगों को फील किया, और वायरस का इटसेल्फ भी बाय द वे एक बिहेवियर है कि इसके बाद आप बहुत ज्यादा वीकनेस जी वो ये इसकी डिफरेंट वेरिएबिलिटी है वायरस की, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स ऐसी हैं कुछ लोगों में जैसे लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट होता है और वो लंबा चला जाता है। नहीं, मेरे में ये नहीं। कुछ लोगों में बॉडी एक्स है और वो बॉडी एक्स लंबा परसिस्ट करती है। बाय द वे उसको रिवर्सल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं, ये ऑटो रिकवरी है सब। कुछ लोगों में ब्रेन के सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोगों में अब्डोमिनल सिम्टम डायरियाज के आते हैं। तो ये इसकी 6 डिफरेंट टाइप्स है जिस तरह ये प्रेजेंट करता है। लेकिन जो चीज़ इसमें मैं ये समझता हूँ ज़रूरी है, एक तो ये कि यू हैव टू बी पॉजिटिव कि यू कैन फाइट विद दिस डिजीज। प्लस आपको अपने डॉक्टर से रजू रखना है। आप नहीं बता सकते कि
कौन सा टाइम ऐसा है जब मैंने क्या मेडिसिन ली। एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के कोई ना कोई रिलेटिव्स, कोई ना कोई डॉक्टर्स किसी के वाकिफ हैं और कोई ना कोई बाहर जरूर रहते हैं। बिल्कुल। सो वो इतनी इनपुट देते हैं पेशेंट्स के हाँ, ये को खा कि ले, ये आप ले लें, वो exactly. अपनी मर्जी से डेक्सा भी ले लेते हैं, अपनी बिल्कुल, मर्जी से बिल्कुल। मेडिसिन भी ले लेते हैं, और वो जो टाइम, जिस टाइम पे डॉक्टर ने मैनेज करना है वो टाइम वो क्रॉस कर ले। क्रॉस कर दे। मैं आपको जो मैं अभी तक इस वायरस का बिहेवियर देख रहा हूँ इस दफा, अगर आप नंबर ऑफ पेशेंट पॉजिटिविटी के लिहाज से देखें तो कम है पिछली वेव से। अच्छा, लेकिन कम अगर है? आप, हाँ मतलब हम पिछली दफा तो 7-8,000 तक क्रॉस कर गए थे ठीक एज है, अ होल ठीक पाकिस्तान है। में। अब हम मैक्सिमम 3,000 तक गए, लेकिन डेथ रेशियो जो है हमारी सिमिलर है। सो मोर्टेलिटी मुझे क्लियर है अब टिल नाउ कि इस वायरस की पिछले वायरस से ज्यादा है, तो बिहेवियर ऑफ वायरस इज डिफरेंट दिस टाइम। और ये उन पेशेंट में है जो वो जो टाइम लाइन थी मैनेजमेंट की वो क्रॉस करके। अगर आप डॉक्टर से रिव्यू रखते हैं, डॉक्टर कुछ क्लिनिकल क्वेश्चन पूछता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करता है, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि कम से कम जब आपको कोविड हो जाता है तो ये नहीं है कि आप चौथे 5वें दिन जो है वो डॉक्टर से रिव्यू करें, आपको डेली बेसिस पे अपने डॉक्टर को बताना है कि ये सिम्टम, बिल्कुल उसको लाइट जाके रिव्यू कर ले। तो फ्रंट लाइनर्स को भी वैक्सीनेशन लगी, आपने लगवाई? नहीं, अभी तो उन्होंने हमसे नाम मांगे और वी आर होपफुल कि जब तक आएगी तब तक हम लगवा लेंगे। ठीक है। तो अभी हुकूमत ने जो है वो 11 लाख डोज जो है वो चीन से मंगवाने के लिए पहले ही बुकिंग करवा दी है, तो कब मार्च में आएगी वो? जी मोस्ट उससे लाइकली पहले मतलब देखें कितनी ज्यादा अमवात हो रही हैं। देखिए ये तो पॉलिसी बयान है। खैर मैं इस पे क्या कमेंट करूं, बात ये है कि दिस इज द राइट टाइम व्हेन थिंग्स शुड बी डन। मार्च तक क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने लोग पॉजिटिव हो चुके होंगे, बिल्कुल आप स्टैटिस्टिक्स उठा के इजीली बता सकते हैं। तो ठीक है, फिर देखते हैं मार्च तक आएगी तो लगेगी। अब जैसे दूसरी वेव ऑलरेडी बहुत ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर जो मौजूद है, बरतानिया में तीसरी वेव स्टार्ट हो गई है जो कह रहे हैं उससे ज्यादा खतरनाक है। तो अगर ये वाली वैक्सीन उसका मुकाबला कर सकती है, इफेक्टिव हो? बरतानिया में एक न्यू स्ट्रेन आई और उस स्ट्रेन दैट इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसका एक नाम भी उन्होंने डिफरेंट किया। उसका और इस स्ट्रेन का फर्क कराची में भी 3 केसेस निकले, लाहौर में भी वो कहते हैं अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा। उस स्ट्रेन में डिफरेंस किस सेंस में है, ट्रांसमिशन के लिहाज से। अगर मैं इसको लेमैन लिहाज से आपको समझाने की कोशिश करूं, लाइक ये वायरस जो है ये अगर 10 बंदों को इन्फेक्ट कर सकता है तो वो 50 से 70 को करेगा। अगर उनकी मोर्टेलिटी, डेथ की रेशो इतनी ही है तकरीबन, ये 10 में से 2 अगर क्रिटिकल होंगे तो आप अंदाजा लगाएं 50 में से 10 हो जाएंगे। ठीक है। सो जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो आपके भर जाएंगे, ट्रांसमिशन ज्यादा हो जाएगी। प्रिवेंशन उसकी वही है जो इसकी प्रिवेंशन है। ठीक है। उसका रिस्पांस टू वैक्सीनेशन अब तक, क्योंकि मैंने इसका वेबिनार फाइजर का जो अटेंड किया उसमें उन्होंने क्लेम यही किया कि ये वैक्सीनेशन उसके अगेंस्ट एक्ट करेगी, और टेक्निकली जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो इसका है वैक्सीन का, तो लगता है ऐसे ही है, ये उसके अगेंस्ट इफेक्टिव रहेगी। लेकिन ये आने वक्त ही हमें बताएगा कि ये बात हकीकत है। जिन डॉक्टर साहब जिनके आपने ये वैक्सीनेशन लगाई, जो वैक्सीनेशन ट्रायल हुए, क्या आए उनके साइड इफेक्ट, कुछ हुआ, फीडबैक क्या आया, लोगों ने क्या बताया उनको, किस तरह के सिम्टम्स हुए वैक्सीनेशन के बाद? लोकल जो साइड इफेक्ट्स हैं, लाइक यहाँ पे जिधर उन्होंने इंजेक्शन लगाया उधर रेडनेस, इचिंग, किसी को फीवर वगैरह ये ज्यादा हुआ। लेकिन ये याद रखें ये डाटा भी ओपन शेयर नहीं किया, क्योंकि ट्रायल इज गोइंग ऑन। जब ये डाटा शेयर होगा उस पर हम ज्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और आपने बताया कि बरतानिया में भी वैक्सीन हो गई है, उसके बाद चाइना की भी है और जर्मन की भी है। 4-5 डिफरेंट वैक्सीनेशन बेसिकली अवेलेबल है करंटली। तो हमने जो अभी ट्रायल किया था वो कौन सी वैक्सीन का किया? ये चाइनीज थी। ठीक है। और अभी जो आएगी इंपोर्ट करें वो भी चाइनीज ही है। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्योंकि अलाउ कर दिया है प्राइवेट सेक्टर को भी, तो फाइजर एग्जिस्ट इन पाकिस्तान टू। क्या फाइजर खुद इंपोर्ट करेगी, ये क्वेश्चन मार्क्स है, क्योंकि जो उनकी प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को मीट करना जितनी डिमांड है इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जितने रिच कंट्री हैं वो ऑलरेडी अपनी बुकिंग करवा चुके हैं। लेट्स सी, उम्मीद कर सकते हैं कि हम भी इस चीज से जल्दी निकल सकें। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वैक्सीन के हवाले से बताया। और जनाब हम उम्मीद करते हैं कि मार्च तक का टाइम है हमारे पास वैक्सीन आने का, और वो वैक्सीन आ जाए और वो इफेक्टिव रहे, इस मूजी वबा से हमारी जान छूट जाए। जनाब कोरोना वायरस की ही बात हो रही है, तो माहिरीन के मुताबिक इस मुहलिक वायरस से बचाव का एक ही तरीका है और वो है एहतियात, और इसके साथ मुदाफती निज़ाम की बेहतरी भी है, क्योंकि हमारी कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, हम लोगों को वीकनेस महसूस होती है। और इस वीकनेस को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा खाना खाना चाहिए। तो चलते हैं लाहौरिये आज नाश्ते में क्या खा रहे हैं वो देखते हैं।
जी, सुबह सुबह का वक्त है और ठंडी हवा भी चल रही है, मौसम सर्द भी है और ऐसे सर्द मौसम में शहरी जो है वो गर्मा गर्म रिवायती नाश्ता कैसे छोड़ सकते हैं। गवाल मंडी फूड स्ट्रीट पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर खासा रश देखने में नज़र आता है कि जी लाहौरिये निकले हैं सुबह सुबह काम पर जाने से पहले। यहाँ पर रिवायती लाहौरी जो नाश्ते हैं, गर्मा गर्म नान चने हो गए या सिरी पाए हो गए या हलवा पूरी हो गई या निहारी हो गई, उसका ये यहाँ पर नाश्ता किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से गर्मा गर्म नाश्तों से लुत्फ उठाया जा रहा है और उसके बाद फिर अपने अपने काम की तरफ रवाना होंगे। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जो सुबह सुबह ही पहुंची है यहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए। सर बताइएगा, नाश्ता गर्मा गर्म करने पहुंचे हैं आप गवाल मंडी में, कौन सा? आज मौसम बहुत अच्छा था, हमने सोचा कि चले आज गवाल मंडी में जाके फूड स्ट्रीट में जाके नाश्ता करें। हम आए हैं, हमने सिरी पाए खाए हैं, हलवा पूरी देखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। साथ में बच्चे भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने क्या खाना है। भाई बेटा बताओ, क्या पसंद किया आपने, यहाँ पे क्या खाना है? मैंने सिरी पाए खाए हैं। आज नाना वो आ रहे थे तो मैंने कहा कि आज बाहर से नाश्ता कर लेते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा था तो बहुत मज़ा आया। एक और यहाँ पे बेटी मौजूद है, बच्चा बताओ क्या खाया यहाँ पे? मैंने यहाँ पर सिरी पाए खाए थे, आज मौसम बहुत अच्छा था। बहुत मजे के लगते हैं सिरी पाए। हाँ जी। तो मैंने नाना बू को कहा कि ना हम बाहर जाके नाश्ता कर लेते हैं, तो फिर मौसम भी बहुत अच्छा था तो फिर हमने बाहर आके नाश्ता कर। मौसम भी बहुत अच्छा था और नाना अबू से फरमाइश की कि जी नाश्ता हमने फूड स्ट्रीट पे पहुंच के करना है। बच्चों ने सिरी पाए खासे मज़े से खाए हैं और ये यहाँ पर पहुँचे हैं और जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी कि मौसम की मुनासबत से भी यहाँ पर जो है रश भी लगा है और मौसम की मुनासबत से ही ये लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। गर्मा गर्म लाहौरी जो रिवायती नाश्ते हैं वो ख़ास से मकबूलियत के हामिल हैं कि जब भी मौसम खूबसूरत होता है, मज़ीद खुशगवार होता है, तो फूड स्ट्रीट पर रश भी उतना ही बढ़ जाता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर आज सुबह सुबह ही गवाल मंडी में खासा रश लगा है शहरियों का और लाहौर के रिवायती गर्मा गर्म नाश्तों से लुत्फ़ उठाया जा रहा है। जी वेलकम बैक जनाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जनाब, तारीख के अखबार में अगर झांके तो आज पाकिस्तान के साबिक सदर और पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 93वीं सालगिरह है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में सर शाहनवाज भुट्टो के घर पैदा हुए। ब्रोकले यूनिवर्सिटी से सियासियात की तालीम हासिल की उन्होंने। सिकंदर मिर्जा की काबीना में मुल्क के कम उम्र तरीन वजीर बने और बाद में अयूब खान की काबीना में वजीर रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को 1973 का मुत्तफ़िका आइन दिया और पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए मुल्क में एटमी प्रोग्राम भी शुरू किया था। मुल्क में मार्शल लॉ के इनकाद के बाद उन्हें 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई। उन्हें आज भी लोगों की एक बड़ी तादाद कायदे अवाम के नाम से याद करती है। जनाब, जिन्होंने मुल्क की सियासत को ड्राइंग रूम से निकालकर गली मोहल्लों तक पहुंचाया है। उनकी तकरीर है जो बहुत ही लोगों के दिलों में समाई हुई है, आपको भी सुनाते हैं। एक नहीं है, 2 जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। मुकम्मल दस्तूर, वो भी कौमी असेंबली का बना हुआ। और कौन सा दस्तूर? वो दस्तूर जो इस्लामी, वो दस्तूर जो वफाकी, वो दस्तूर जिसमें जमहूरियत की हिफाजत। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। जनाब, आपने देखा कि किस तरह उन्होंने अपनी तकरीर से लोगों का जो जमे गफीर था वहां पर, उसको किस तरह एनर्जेटिक किया, उनको किस तरह वहां पर जोशो वलवला उनमें मौजूद था। हम बात कर रहे थे मोहलिक वायरस की, तो इस वबा की आमद के बाद हमारी समाजी, मुआशी और माशरती मसाइल कई गुना बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जहनी दबाव, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मसाइल में भी बेपनाह इजाफा हो रहा है। और जब ये मसाइल एक हद से बढ़ जाते हैं तो लोग जिंदगी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुदकुशियों में इजाफा देखने को मिला है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में हर 40 सेकंड में एक शख्स खुदकुशी करता है, अपनी जान अपने हाथों से गंवा देता है।
मजमूई तौर पर सालाना 8 लाख अफराद अपनी जिंदगी का खात्मा करते हैं। WHO के मुताबिक साल 2016 के दौरान खुदकुशी के 79% वाकयात गरीब ममालिक से ताल्लुक रखने वाले खानदानों में पेश आए थे। ताहम इसी साल पाकिस्तान में खुदकुशी की शरह 1 लाख की आबादी में 1.4% रही है। ह्यूमन राइट्स की अगर बात की जाए तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2015 में खुदकुशी के 1900 वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 2016 और 2017 में ये तादाद बढ़कर 2300 और 3500 तक जा पहुंची है। HRCP के मुताबिक खुदकुशी के 90% वाकयात कोई ना कोई जहनी बीमारी में मुब्तला होने की वजह से होते हैं, नहीं तो कोई ना कोई मतलब टेंशन हो, डिप्रेशन हो, किसी भी वजह से हो जाते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 2019 में लगभग 1.53 मिलियन अफराद की मौत की वजह खुदकुशी बनी है। जनाब, गुज़श्ता रोज एक वाकया, अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाहौर में ही। डिफेंस सी का इलाका है। एक चौकीदार ने मौत को गले लगा लिया। मोहम्मद अब्बास नामी नौजवान ने खुद को ब्लेड मारकर खुदकुशी कर ली है, जिसकी वजह भी जहनी दबाव ही करार दी जा रही है। आखिर घुटन की वो कौन सी इंतहा होती है जब इंसान खुद को ही खत्म करने का फैसला कर लेता है, या खुदकुशी के बढ़ते रुझान के पीछे क्या वजूहात हैं और इन नापसंदीदा अमल से कैसे बचा जा सकता है? जनाब, इसी पर हमने बात करनी है। डॉक्टर बिस्मा एजाज है हमारे साथ मौजूद, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। डॉक्टर, मुझे बताइए कि जिस तरह ये अमवात बढ़ रही हैं, खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, इजाफा हो रहा है, क्या वजह है इनकी? डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है ज़्यादा? थैंक यू मुनीबा फॉर इनवाइटिंग मी ओवर दिस शो। मैं अभी आपकी बातें सुन रही थी और ये काफ़ी अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स थी जो आपने अभी शेयर की, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में लास्ट ईयर कोरोना वायरस की वजह से भी बहुत हालात जो थे वो कशीदा हो चुके हुए थे हर लिहाज से। आपने मुझसे पूछा कि डिप्रेशन की क्या वजूहात हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि डिप्रेशन जो है ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, इसकी बेसिस जो है वो साइकोलॉजिकल है, लेकिन आमतौर पे ये अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में लोगों को। वो ये समझते हैं कि जो इंसान दुखी रहने का इजहार कर रहा है या वो ये बातें शेयर कर रहा है कि जी मेरा जीने को दिल नहीं चाहता है, वो ड्रामा कर रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसी बात नहीं है। असल में वो जो इंडिविजुअल है जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, उसके वाकई हालात इस किस्म के होते हैं कि वो उसके इम्पैक्ट में इस हद तक आ चुका होता है कि उसका वाकई जिंदा रहने को दिल नहीं चाहता, ऐसे ही है। उसका किसी काम में दिल नहीं लगता। सो बेसिकली डिप्रेशन इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड इट एग्जिस्ट्स इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। ठीक है। अब आप बात करें अगर पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ पे ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो किसी भी जनरेशन में, किसी भी सेक्ट में, किसी भी जेंडर में डिप्रेशन का बायस बन सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है हमारे मुल्क में वो इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो है वो काफी सेटअप, उसको सेटबैक लगा है लास्ट ईयर स्पेशली। अभी भी तो कोरोना की वजह से कितने ज्यादा लोग बेरोजगार हुए, डिप्रेशन में चले गए। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो हमारा जो एडोलेसेंस एज ग्रुप है या एडल्ट, अर्ली एडल्ट एज ग्रुप है, उसमें फैक्टर्स जो है वो लाई करते हैं डिप्रेशन के एग्जिस्ट करने। क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज ये वो एज है जिसमें लोगों के अंदर आगे जाने की एक चाह होती है कि हम कुछ बन के बनाएं। आइडेंटिटी डेवलपमेंट जो है उस पर फोकस कर रहे होते हैं। जब उनको वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे होते, जब उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही होती, जब उनको वो सोशल सपोर्ट नहीं मिल रही होती, तो अल्टीमेटली दे गो इनटू डिप्रेशन। सो दिस इज द मेन फैक्टर इन दिस स्पेसिफिक एज ग्रुप विच कॉजेज डिप्रेशन, जिसकी वजह से डिप्रेशन जो है वो हमें सामने नजर आता है। अब इससे निकलने के भी बहुत आसान तरीके भी हैं, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करना या उनके बारे में अवेयरनेस होना, इट्स समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, यानी 15 से लेके 18 साल के बच्चे, और उसके बाद अर्ली एडल्ट एज ग्रुप जो है, यानी 18 साल से लेके 29-30 साल के लोग, इनकी मेजर लाइफ में क्या एक्टिविटीज होती हैं? एजुकेशन, राइट? तो एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो इस फैक्टर को कम भी कर सकता है। हमारे आप देखते हैं स्टूडेंट्स जो हैं उनमें डिप्रेशन बहुत ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनमें कंपटीशन बहुत हाई हो गया है।
जब कंपटीशन हाई होता है तो उनको अपने आसपास वो सपोर्ट नहीं मिलती जो उसको हेल्दी तरीके से उनमें इनकॉर्पोरेट कर सके, उनमें ये फैसिलिटीज उनको दे सके, उनको ये सहूलियात दे सके जिससे वो अपने इस कंपटीशन को हेल्दी कंपटीशन बना सके। काउंसलिंग सेंटर्स बनने चाहिए, डेफिनेटली बनने चाहिए। इनफैक्ट मैंने अब ये देखा है कि पहले साइकोलॉजिकल असिस्टेंस की इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं Exactly. थी, लेकिन अब लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं एंड दे डू अंडरस्टैंड कि जो लोग हैं उनको अगर कोई मसला है तो उसको बढ़ने से पहले ही किसी साइकोलॉजिस्ट का या किसी साइकाइट्रिस्ट की हेल्प जो है वो ले ली जाए। लेकिन बिस्मा आजकल ये भी तो बहुत है ना कि अगर आप डिप्रेशन की वजह से किसी से रुजू करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको लोग समझने लग जाते हैं आप पागल हैं, या इस वजह से भी लोग नहीं जाते कि वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी होती है, लेकिन वो नहीं जाते कि शायद हमें सोसाइटी कहेगी तुम पागल हो गए हो जो तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो। मुनीबा, ये जो बात आप कह रही हैं ना, ये तकरीबन आज से 5-7 साल पहले ये एक मेंटल स्टेटस था लोगों का। अच्छा। कि जब भी वो ये देखते थे कि किसी को कोई मसला और वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा है तो वो उसको एक टैबू पर्सन बना देते कि ये तो दिमागी तौर पे मरीज है, ये पागल है। लेकिन अब फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि लोग समझते हैं कि इससे पहले कि उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उनकी डेली फंक्शनिंग को बहुत बुरी तरह से असर करे, दे डू नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम पीपल हु आर एक्सपर्ट इन दिस। सो लोग अब आते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस के हवाले से भी आपको बताऊं तो मेरे पास बहुत से लोग एज क्लाइंट आते हैं जो काउंसलिंग सीक करते हैं। क्या उम्रें क्या है उनकी? मतलब एवरी एज ग्रुप। लाइक मेरे पास जो क्लाइंट है वो एक 17 साल का बच्चा भी है। अच्छा। जो अभी रिसेंटली मैट्रिक पास करके आता है। मेरे पास हाउसवाइफ्स भी हैं। अच्छा। जो 30 to 35, 40 की एज ब्रैकेट में आती हैं। मेरे पास ओल्डर एडल्ट्स भी हैं जो 50 प्लस भी हैं। लेकिन इन सब के फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ऑब्वियसली जो अर्ली एज ग्रुप है वो एजुकेशन की वजह से अपसेट हैं। जो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं वो अपने घरेलू हालात की वजह से या अपने प्रोफेशन की वजह से या अपने बिजनेस में लॉस की वजह से अपसेट हैं। जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि उनको कंपनी नहीं मिलती है, बिकॉज दे हैव सो मेनी पीपल बट दे आर नॉट अराउंड देम। एग्जैक्टली, वो बिजी तो होते हैं। उनको लोनलीनेस जो है exactly. उसकी वजह से ये डिप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो उनके क्या तासुरात क्या होते हैं? क्या मतलब आके बताते हैं कि हम क्या सबसे पहली चीज जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है स्पेसिफिकली डिप्रेशन का, वैसे तो बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन चूंकि आज हम डिप्रेशन पे बात करें इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी। जब मेरे पास एक बूढ़ा आदमी या औरत आती है तो सबसे पहले उसके चेहरे पे जो डलनेस है या एक चेहरे पे जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना रोशन आंखें नहीं होती हैं, चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं होती, वो बहुत बड़ी कहानी बता रही होती है उनकी लाइफ की। और जैसे ही उनसे पूछा जाए कि आप बताइए आप किस मसले के साथ आए हैं या आपको क्या प्रॉब्लम महसूस होती है, तो उनकी ज़ुबान पे पहला ही जो वर्ड होता है या सेंटेंस होता है वो ये होता है कि मेरे इतने बच्चे हैं लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं है। exactly. मुझे सुनने के लिए कोई नहीं बैठता मेरे पास, मेरे साथ कोई बैठ के खाना नहीं खाता, मुझसे कोई बैठ के बातें नहीं करता। उस वक्त बहुत तकलीफ होती है कि जिन लोगों के मतलब इतने सारे ख्वाब होते हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिलीज के लिए सर्व कर दी होती है। exactly. तो जिस वक्त उनको जरूरत है उस वक्त उनके पास कोई अवेलेबल नहीं होता। तो बिस्मा आप क्या कौन सी ऐसी स्टेज होती है जहां पर आप क्लाइंट्स को या आपके जो पेशेंट्स हैं उनको आप मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाते हैं? मतलब वो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन और मैं आपको ज़रूर इसके बारे में आंसर करना पसंद करूंगी। वो ये कि जब आप हमारे पास जैसे कोई क्लाइंट आता है हम उसकी एक असेसमेंट करते हैं। ठीक है, उसकी एक मेंटल असेसमेंट होती है। हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ऑब्जर्व करते हैं, हम उसकी टोन और टेक्सचर जो है वो भी देखते हैं, बात करने का तरीका, उसकी ओवरऑल हाइजीन। तो ये सारे फैक्टर जो देखते हैं, जब आप ये देखते हो ना कि उनकी ये सारी कंडीशंस जब बहुत एक्सट्रीम पे जा चुकी हैं, लाइक सम टाइम इट हैपेंस के जो आपका पेशेंट है वो बात भी नहीं करता, तो उस वक्त आपको ये आपको अंदाजा करने की जरूरत होती है कि इस वक्त वो क्या उसकी फंक्शनिंग इस हद तक अफेक्ट हो चुकी है कि पहले उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद जब वो थोड़ी सी उसकी जो मेंटल स्टेट है वो सेटल होती है, क्योंकि इसके पीछे एक मेडिकल बैकग्राउंड भी है ना, देयर आर सर्टेन न्यूरोट्रांसमिटर्स इन द बॉडी जिसकी अपसेट होने की वजह से भी डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ना, ये बेसिकली आपका
ये सारा जो अपसेट हुआ हुआ सिस्टम है उसको मैनेज करती तो हैं। ये जो डिप्रेशन है, ये क्या हमारे आसपास के लोग, हमारा माहौल डिपेंड करता है इन पे? बिल्कुल करता है। इवन मैं खुद भी डिप्रेस होती हूँ। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल कुछ लोगों में होती, कुछ में नहीं होती। हर एक को डिप्रेशन होता है। हर एक के साथ ऑब्वियसली लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। कभी खुशी है, कभी गम है। तो जब गम होता है तो इट्स नेचुरल टू बी डिप्रेस्ड। तो ये कोई एक बहुत प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कि अगर मैं कह दूं कि जी मुझे डिप्रेशन हुआ है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे मुझे छुपाना चाहिए। ये वो बात है जिसको मुझे बताना चाहिए, ताकि मेरे साथ मुझे कोई कंसोल करने वाला हो, मेरी कोई फ्रेंड हो, मेरी मदर हो, मेरे फादर हो, तो ये चीज मेरी इस प्रॉब्लम को रूट कॉज को क्योर करने में हेल्प करेगी। ठीक है बिस्मा, ये भी कहा जाता है कि जो लोग इस डिप्रेशन में, एंजाइटी में अगर दवाइयों पे लग जाते हैं, वो फिर उसमें से नहीं निकल सकते, ऐसा है? पार्टली इट्स ट्रू, बिकॉज कुछ ऐसी एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं या कुछ ऐसी एंटी एंजाइटी होती हैं जो बेसिकली जो थोड़ा सा आपका इम्यून सिस्टम जो है ना फाइट करने का उसको स्लो कर देती है। लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ऑब्वियसली कुछ मेडिसिन जो है वो कॉज करती हैं। सो डॉक्टर्स जो हैं वो बेसिकली यही प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप कुछ वीक्स के लिए या कुछ डेज के लिए ये पहले आप करें। जब आपको लगता है कि आप इसकी वजह से फंक्शनिंग बेहतर हो रही है एंड काउंसलिंग सीख कर रहे हैं साथ साथ, तो फिर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं होती है, लॉन्ग टर्म इनटेक की जरूरत नहीं होती है मेडिसिन की। तो किन लोगों में आपने देखा है ज्यादा, खवातीन हो, मर्द हो, किन में ज्यादा रेशो आपने देखा है डिप्रेशन का? आजकल है तो सब में, लेकिन आजकल स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा है। जो अर्ली मतलब बेसिस बना रहे हैं ना, जो कॉलेज में जा रहे हैं बच्चे, उनमें बहुत ज्यादा है। बिकॉज आप देखते हो कि 2020 में जो रिजल्ट्स थे वो काफी प्रॉब्लम से पहले अनाउंस हुए, उसके बाद बच्चों को नए एडमिशन सीख करने में काफी प्रॉब्लम्स हुई, तो एजुकेशन की वजह से बच्चों में काफी डिप्रेशन आया। तो मेरे हिसाब से लास्ट ईयर की अगर स्टैटिस्टिक्स मैं अपनी आपसे शेयर करूं एक्सपीरियंसेस, तो मेरे पास स्टूडेंट्स जो हैं उनकी रेशो डिप्रेशन में की ज्यादा है। ठीक है, तो आप कब रेफर करती हैं कि पहले काउंसलिंग हो या पहले मेडिसिन आप दें? इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द पेशेंट। ठीक है, कि वो उसकी जो फंक्शनिंग है जिसमें सोशल फंक्शनिंग भी आती है, उसकी पर्सनल जो फैमिली है उसके साथ लिंकअप करने की फंक्शनिंग भी आती है, उसके हॉबीज किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, उसके इंटरेस्ट किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, इसके भी स्टैटिस्टिक्स देखे जाते हैं। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। तो कैसे बचा जा सकता है डिप्रेशन से? मतलब क्या कहेंगी आप? देखिए, ये टिप्स हैं, ये कर लो, इस तरह हम डिप्रेशन से थोड़ा दूर रह सकते हैं। बिल्कुल। बेसिकली सबसे प्राइम फोकस जो होता है ना, वो उनकी एक्टिविटीज प्लान की जाती हैं। अच्छा। बिकॉज जो डिप्रेशन में जाता है ना, वो सब कुछ कट ऑफ कर देता है। उसने घर से बाहर निकलना छोड़ देना है, उसने लोगों से मिलना छोड़ देना है, उसने खाना पीना छोड़ देना है, उसको रात को नींद नहीं आती है, वो अपनी हाइजीन को देखना छोड़ देता है। तो जो चीजें उसने छोड़ी होती हैं उसको हम रिवाइव करना शुरू करते हैं। और उनकी लाइफ में कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स ऐसे डाले जाते हैं, कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज ऐसे डाली जाती हैं जिससे वो अपने आप को बिजी कर सकें। फॉर एग्जांपल गार्डनिंग का जिसको शौक, वो रिपोर्ट करता है कि जी मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, उसको आप गार्डनिंग की तरफ दोबारा लेके आते हो। जिसको कहते हैं कि जी मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, अब उसको वॉक के लिए कहते हैं कि आप 20 मिनट्स वॉक करें जाके। पार्क में जाइए, आप जब नेचुरल ब्यूटी देखेंगे तो आपको इसकी वजह से अच्छा फील होगा। सो बेसिकली आप जब क्लाइंट को पूछ रहे होते हैं ना उसके बारे में सारा कुछ, तो वो सारी डिटेल्स बाद में उसकी एक्टिविटी स्केड्यूल को बनाने में आपको हेल्प करती हैं। ठीक है जनाब, आज इस सेगमेंट में तो मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत सी टिप्स मिली डॉक्टर बिस्मा से। डॉक्टर बिस्मा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि किस तरह डिप्रेशन से बचा जा सकता है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है। कोरोना की वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, हैं भी, और आगे का भी नहीं हम बता सकते कि कैसा माहौल रहेगा। तो जो डॉक्टर ने आपको टिप्स बताई हैं उस पर ज़रूर अमल करें। और जनाब, आज जिस किताब से आपका तारुफ हम करवाने जा रहे हैं उसका नाम है शहाबनामा और उसके मुसन्निफ हैं कुदरतुल्लाह शहाब। अगर आप पाकिस्तानी तारीख के इब्तदाई सालों के मुस्तनिद हालात जानना चाहते हैं तो आपके पास इस किताब के अलावा कोई और बेहतर नेमुल बदल नहीं है।
बेशक इसकी वजह यह है कि किताब के मुसन्निफ कुदरतुल्लाह शाह पाकिस्तान के एक अहम ब्यूरोक्रेट रहे और जो पाकिस्तान के 3 सरबराहों गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, सदर सिकंदर मिर्जा और फील्ड मार्शल अयूब खान के सेक्रेटरी रहे हैं, जिन्होंने ऐवान इक़्तिदार में होने वाले वाक़यात को बहुत ही करीब से देखा है। कुदरतुल्लाह शाह बड़े सरकारी ऑफिसर के अलावा एक बेहतरीन मुसन्निफ भी थे, जिन्होंने अदब की दुनिया में बड़ा नाम कमाया और माजी और चंद्रवती जैसे बेहतरीन अफसाने लिखे हैं। इसलिए अगर आप खूबसूरत अंदाज तहरीर के साथ पाकिस्तान की मुस्तनिद तारीख भी पढ़ना चाहते हैं तो शहाबनामा पढ़ना नहीं भूलिएगा। आपको बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए मिलेगा। मैं खुद भी ये पढ़ चुकी हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे भी उम्मीद है कि आप भी ये पढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह का मैंने रिव्यू उसका दे दिया है, जो आपको मैंने बता दिया है, बहुत दिलचस्प है। तो मेरा ख्याल है कि आप भी पढ़ेंगे। और ऐसे ही और भी सेगमेंट्स हैं हमारे पास जो आप तक पहुँचाने हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। और अब जिस सेगमेंट से हम आ रहे हैं वो बहुत ही मजे का है और मेरा भी उसमें इंटरेस्ट है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। जब भी मौसम अंगड़ाई लेता है तो कपड़ों से लेकर मेकअप तक हर चीज में तब्दीली आ जाती है। मौसम सरमा में भी शादियों का सीजन उरूज पर है और नया साल भी शुरू हो चुका है। और जब नया साल शुरू होता है तो फैशन की दुनिया में भी नए नए ट्रेंड्स, नए नए स्टाइल मुतारिफ होते हैं। तो जेवरात की बात की जाए तो जेवरात का तस्वुर इंसानी जिंदगी के हर दौर में रहा है। औरत और जेवर एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हो चुके हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दुल्हन के बनाव सिंगार में जब तक ज्वेलरी शामिल ना हो वो दुल्हन नहीं लगती, वो खूबसूरत नहीं लगती। ज्वेलरी दुनिया की और दुल्हनों की एक बड़ी ही खूबसूरत चीज है, उसके बगैर दुल्हन दुल्हन नहीं लगती। जी हाँ, जेवरात के बगैर 16 सिंगार ही क्या, शादी हो या मंगनी, हत्ता के माइयों की तकरीब भी दुल्हन के पहनने के लिए सोने चांदी या फिर फूलों के जेवरात की तैयारी के लिए कई कई दिन पहले ऑर्डर दिए जाते हैं। नए नए डिजाइन के खूबसूरत जेवरात ना सिर्फ दुल्हन बल्कि शादी में शरीक तमाम खवातीन की तैयारी को 4 चांद लगा देते हैं। वक्त के साथ साथ जेवरात के रिवाज भी बदलते रहे। आजकल फैशन की दुनिया में साइड झूमर का भी बहुत ट्रेंड है। साल 2021 में ज्वेलरी डिजाइन्स क्या होंगे और कौन कौन से डिजाइन आने वाले हैं ये 2021 में, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी गेस्ट हैं रिमशा अल्ताफ। रिमशा, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बताएं, शादी सीजन है, मौसम सरमा भी है, और कैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं, कैसी ज्वेलरी लोग डिमांड कर रहे हैं? हाँ, यूजुअली अब जिस तरह वेडिंग सीजन पीक पर है तो हर कोई कह रहा है कि हमें जिस तरह ट्रेंड में जो आपके हमारी जो मदर्स वाला ट्रेंड था अब वो काफी ज्यादा इन हो गया है, लाइक झूमर, लॉन्ग वाले चेन पेंडेंट, महारानी हार, तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है अब। तो अब कस्टमर जो है वो चोकर और ज्यादा से ज्यादा जो डिमांड कर रहा है वो इसी चीज की कह रहा है कि हम लोगों को अब सेट के साथ एक झूमर और साथ लंबे वाले हार होने चाहिए और टिक्का होना चाहिए। और अक्सर ये अब मैंने देखने को हुआ है कि अब मेहंदी पे ज्यादा ट्रेंड इस चीज का है कि माथा पट्टी हो जाए और सिर्फ इयररिंग्स हो जाए। तो ये चीजें काफी ज्यादा इन है, मतलब और वो हैवी चीजें नहीं रही, ऑब्वियसली बात है। अब बहुत वो कहते हैं लाइट फिट हो लेकिन बहुत ज्यादा मतलब सिंपल और एलिगेंट जो है वो चीजों में ज्यादा से ज्यादा आ जाए। अब जो भी चीज हम लोग बनाते हैं तो अगर वो कस्टमाइज भी करते हैं तो वो इन्हीं चीजों को करते हैं। व्हाइट में आ जाते हैं, व्हाइट पर्ल्स चाहिए उनको और स्टोन भी उनको व्हाइट में या उनको सिंपल और एलिगेंट लुक में जिस तरह आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि अब गोल्ड के प्राइसेस तो बहुत ज्यादा हाई है। मतलब अभी जो मुझे आया 1 लाख समथिंग 1,10,000 तक इसका पर तोला चल रहा है। अच्छा। तो फिर अक्सर कोई डिमांड ये करते हैं कि हमें गोल्ड की ही तरह की चीजें चाहिए और कुछ कहते हैं कि हमें कंटेम्प्रेरी टाइप और कुछ कहते हैं कि हम लोगों को बहुत ज्यादा यूनिक सी चीजें चाहिए।
तो ये चीजें मिक्स चल रही हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड। डिजाइन कैसे चल रहे हैं, किस तरह के? डिजाइन हर किसी का है कि हमें कुछ अगर डिजाइनर वेयर करना है तो कुछ बोल्ड में हो जाए, अच्छा। कुछ चंक हमारा इस तरह हो कि जैसे नजर आए कि हमने कुछ डिजाइनर का लिया हुआ, यू नो, एक सिग्नेचर पता लग जाए। तो हम लोगों की यही होती है कि आपने करना होता है या आपकी ज्वेलरी इस तरह से हो कि हर ट्रेंड में भी हो और हर ज्यादा हैवी भी ना लगे और आप एलिगेंट भी लगो, और हर टारगेट मार्केट इजीली उसे वेयर कर सके। अगर आप 20 से भी जाते हैं, अबव 40-50 के करते हैं, तो इजीली आपकी डिमांड इस तरह से हो कि वो पूरी हो हर कस्टमर्स के साथ। तो आप हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हैं? एग्जैक्टली, मेरा हैंडमेड होता है क्योंकि आई एम डिजाइनर और मैं खुद डिजाइन करती हूँ, देन फिर मैं अपने उसे अच्छा ये देख भी सकते हैं हम जनाब, बहुत ही खूबसूरत सी ज्वेलरी है ये, मतलब एलिगेंट होनी चाहिए। आप जब पहने तो वो बुरी ना लगे, ना ही बहुत ज्यादा हैवी लगे और ना ही बहुत ज्यादा सिंपल लगे कि आपने कुछ पहना ही नहीं है। ये देख सकते हैं आप कि बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपके कपड़ों के साथ जाएगी। आप पार्टी वेयर कर सकते हैं, आप ये किसी फंक्शन पे पहन के जा सकते हैं। आप अगर जैसे मैं सुबह मॉर्निंग शो के लिए आती हूँ तो मैं उसमें भी ये पहन सकती हूँ। तो रिमशा, ऐसी ज्वेलरी मेरे ख्याल से हर ट्रेंड के लोगों के लिए है। जैसे अगर मैं हूँ, मेरी उम्र के लोग भी हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। पार्टी वेयर के लिए या फॉर्मल के लिए है, जिस तरह हम लोग आ जाते होते हैं, मॉर्निंग शो होती है या मैं अक्सर जाती होती हूँ, कोई फॉर्मल डिनर्स हो गए या सब कुछ है, तो मैंने इसलिए मेरी खुद का जो मेरा लोगो है लियोर का, तो लाइक वो स्क्वायर शेप में है, तो मैंने अपनी ज्वेलरी को उसी में ही किया है, जिस तरह ये मेरी लोगो और ये जिस तरह इसमें क्लच है, तो क्लच में भी ये फॉर्मल और इसके ये जो लोगो है ये वाला है। तो ये क्लचेस हैंडमेड है? हाँ, ये हैंडमेड है, ये टोटली हैंडमेड है। अच्छा, ये सारा हैंडमेड है। और ये इसके ऊपर क्या कौन से स्टोन्स लगे? स्टोन इसके अंदर जर्कन्स जो आजकल बहुत ज्यादा इन है, और इसके अंदर शैंपेन लगे हुए हैं, देन फिर व्हाइट कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं, और मर्ज और 21 कैरेट इसके अंदर। ये देखें जनाब, बहुत ही एलिगेंट सा, बहुत ही खूबसूरत सा। अच्छा, ये किस तरह? हाँ, ये एक्चुअली डिमांड में बहुत ज्यादा था कि हमें पाउच चाहिए लहंगा के ऊपर, और हमें फॉर्मल मेहंदी और बारात के उस पे फंक्शन पर दिखाएं, तो फिर मैंने इनके लिए फिर एक अलग कलेक्शन निकाली है फॉर माई कस्टमर्स। अच्छा। कि उनको इजीली मतलब वो कैरी करें और सारी के सारा वो इजीली वो पहन सकते हैं। शादी पे ले जाएं, आप पार्टी में भी जा सकते हैं, आप आम रूटीन में भी अगर किसी के साथ डिनर पर जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आप ऐसे क्लचेस, ऐसे पाउच यूज कर सकते हैं इजीली। मतलब कि आपका कलर कॉम्बिनेशन और आपका वो एक सर्टन होना चाहिए जिसके लिए वो इजी टू गोइंग हो हर जगह पर। और इसके अंदर फिर मेरा साइड पर लोगो भी मैंने मेंशन किया है, यस। और फिर ये क्लच भी जो है, ये फिर मैंने पाउच और क्लचेस भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाए एक्सेसरीज में ज्वेलरी के अंदर ना। तो फिर ये काफी अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि हर कस्टमर होता है कि अगर हमने ज्वेलरी ले ली है तो अब हमने हाथों में पकड़ना क्या है, पकड़ना क्या है हमने। तो इस चीज में काफी ज्यादा वो 5 to 6 मंथ में ये चीजें हो रही थी कि आप अपने क्लचेस भी इंट्रोड्यूस करवाएं, बेल्ट्स करवाएं। अब तो काफी ज्यादा डिमांड में है। इवन मुझे लगता था कि शायद ये लड़कियों में ज्यादा है, बट नहीं, जो 30, 35 और 40 के हाउस वाइफ्स हैं उनमें ये चीजें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब अगर कस्टमर मेरा ज्यादा आता है तो वो इन चीजों को वो बहुत लाइक करते हैं और बायर बहुत ज्यादा है। मतलब जो आप कहते हैं ना कि हाउस वाइफ बहुत ज्यादा वो है, नहीं, वो बल्कि बहुत ज्यादा ट्रेंड फोकस हैं, और वो घर पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये करती रहती है, करते रहते हैं, और उनको होता है कि अपडेटिंग मिलती रहे और हम लोग क्लिक करते रहे जस्ट और सारा कुछ। अच्छा, तो ये पाउचेस भी हो गए, क्लचेस भी हो गए, इयररिंग्स भी हो गए, वो क्या है? वो ये एक्चुअली द एयर का ये है, हैंड कफ है। अच्छा, हाँ, मैं पहन के देखूं? ये हाँ प्लीज, यू कैन कैरी। ये जनाब ये देख सकते हैं, ये लोगो से ही मेरा है। पुराने जमाने में अभी भी मेरे ख्याल से चल रहा है, और अब हमारी अम्मा और जो हमारी नानियों के जमाने के जो डिजाइन थे, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली वो मॉडर्न एग्जैक्टली वो बहुत ज्यादा। ये देख सकते हैं आप, ये अंदरखा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ये आप यहाँ हैंड में पहने, हैंड कफ पहने, एंड देन रिंग के साथ इसका अटैच हो जाएगा। नहीं, हाँ, एक मिनट रुक जाए, दिखाएं। हाँ, इट्स जस्ट, अच्छा, ओके। हाँ, ये देखिए, यू जस्ट फिक्स, और ये चीज जनाब ये देखें, ये नया डिजाइन, मतलब पहले हम यहाँ पर पहनते थे और फिर साथ एक रिंग होती थी, लेकिन अब ये हो गया है।
नए नए डिजाइन आ रहे हैं, 2021 शुरू हो गया है और तब्दीली आ चुकी है, डिजाइन में भी तब्दीली आ चुकी है, ज्वेलरी में भी तब्दीली आ चुकी है। और इसके साथ साथ और क्या है रमशा? इसके साथ साथ ये रिंग है, इसके साथ ये वाली मेरी, इस पे मैंने अपने लोगों का इंट्रोड्यूस करवाया है। देन इसके साथ फिर ये इसके साथ ये लॉन्ग में इयरिंग्स हैं जो ये शायद काफी ज्यादा मेरा हॉट आर्टिकल है, जिस तरह आपकी सेलिंग में बहुत ज्यादा आ जाता है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये क्या चल रहा है आजकल? इयरिंग्स बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े इयरिंग्स चल रहे हैं, साथ आपके मर्ज हो जाता है विद टॉप्स के साथ हो, छोटी चीज ऊपर हो और लंबी नीचे आए। तो ये चीजें काफी ज्यादा, जिस तरह झूमर बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, कि आपके लॉन्ग में होने चाहिए और आपके डिफरेंट मतलब वो हो। अगर आप मेरा पेज भी फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे leo.jewelry LURE.JEWELRY, तो उसमें मेरे कस्टमर्स की डिमांड में ही मेरा पूरा का पूरा वो एक चीज चल रहा है, सारा कुछ है कि आपकी ज्वेलरी है और आपने पहनने आपके लंबे होने चाहिए। अब फिर प्रोई जो होती है, जो इसके साथ ये पर्ल्स के साथ होती है, या हम लोग तो पहले सिंपल करते थे, लेकिन अब तो बहुत एलिगेंट है। अब तो वो कह रहे हैं बस लॉन्ग में हो और उसी में स्टाइलाइजिंग हो जाए। रिमशा, कब से स्टार्ट किया आपने बिजनेस? मैंने 2017 में स्टार्ट किया और 2017 में यस, और फिर ऑब्वियसली मेरी जॉब का थोड़ा इशू था, वो मैंने एक्सपीरियंस के लिए कर ली थी कुछ 4-3 मंथ ना। तो फिर मुझे यही था कि मैंने अपना काम करना है। मैं अपनी एनर्जी, अपने डिजाइन क्यों किसी को शेयर करूं, मतलब ऑब्वियसली ये आपका अपना वो होता है। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था जॉब पे। वो एज ए एक्सपीरियंस बहुत अच्छी थी। आप जो पढ़ते हो वो डिफरेंट होता है, जो जॉब होती है वो डिफरेंट होता है। फिर देन जब आपका अपना काम होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो फिर जब मैंने करना स्टार्ट किया, पहले तो बड़ा मुश्किल होता था कि कारीगर की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, वो लोग डिफरेंट, तो हम लोगों का उनको करना, एब्जॉर्ब करना मुश्किल था। लेकिन फिर किया तो बहुत मजे का मेरा रहा। तो क्या पहले ऑनलाइन स्टार्ट किया? हाँ, पहले मैंने अपना जो था एग्जीबिशन से स्टार्ट किया था, अपने डिजाइन वगैरह बनाए। देन फिर मेरा ऑनलाइन है फेसबुक पेज LURE by रमशा अल्ताफ, Lure by रमशा अल्ताफ, एंड देन इंस्टाग्राम पर है leo.jewelry के नाम से। उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया। देन फिर मेरा रैक था, अभी भी मेरा MM आलम पर है, इट्स अली ट्रेड मॉल के अंदर, न्यू पिज्जा हट जो बना है उसके अंदर। एंड देन फिर कराची में रनवे 11 में है। क्या रमशा, क्या कहेंगी जो न्यू कमर्स आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, मैं उन्हें ये कहूंगी कि जो भी स्टूडेंट है तो वो जैसा भी है बेशक छोटे से स्टार्ट कर ले, कोई बिग नहीं होता, हर चीज छोटे से स्टार्ट होती है, लेकिन अपना काम प्लीज स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें बहुत ही एक्सपोजर होता है, बहुत लर्निंग होती है, बहुत ज्यादा डीलिंग आपको आ जाती है। तो आपका एक मूड स्विंग्स होते हैं। आपका जॉब में जो इशू होता है वो और होता है, आप किसी की सुन नहीं सकते, यू नो, आप जॉब में होते हैं, आपको किसी से कुछ नहीं लग रहा होता है। लेकिन देन आप जब अपने मतलब अपना बिजनेस कर सकते हैं ना, इतना मुश्किल चीज नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने सीखिए, अपने टाइम दें अपने काम को, जिस तरह आपने अपनी स्टडी को दिया है, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। अब स्टार्ट में इश्यूज आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं, बट देन जब आप स्टार्ट कर लेते हो तो इट्स मतलब ऑल स्मूथ, आपको हर चीज पता लगना शुरू हो जाती है, हर क्लिक पता होता है, हर चीज पता होती है। ठीक है जी जनाब, आज हमने देखे कि खूबसूरत ज्वेलरी डिजाइन आ चुके हैं मार्केट में और रिमशा ने मुतारिफ करा दी है। रिमशा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बताया कि किस तरह के खूबसूरत से ज्वेलरी डिजाइन हैं और यहाँ पर आने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जनाब, महंगाई की भी बात कर लेते हैं कि मार्केटों में किस चीज की कीमत कहाँ तक पहुंच चुकी है। आपको पता है कि आजकल महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं कि बाहर क्या चल रहा है, भाव ताव क्या चल रहे हैं चीजों के। जी बिल्कुल, महंगाई के हवाले से देखें तो इस वक्त जो सूरत नजर आ रही है उसमें ये कहा जा सकता है कि महंगाई ट्रेन जो कि चौथे से 5वें गियर में मुसलसल चल रही थी चंद हफ्ते से, वो अब उसकी स्पीड ना सिर्फ कम होती नजर आ रही है बल्कि कहीं कहीं रिवर्स गियर लगता हुआ भी नजर आ रहा है, जिससे आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी वजह यह बयान की जा रही है कि जो इस वक्त सब्जियां हैं वो पंजाब और खासतौर पर लाहौर के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर सब्जियों की इस वक्त पैदावार हो रही है, जो कि चंद
चंद हफ्ते पहले तक नहीं थी और दूसरे सूबों या दूसरे ममालिक से सब्जी आ रही थी, जिसकी वजह से उनकी कीमतें ज़्यादा थी। मसलन अगर अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अगर हम देखें तो आलू जो है वो इस वक्त 40 से 50 रुपए फ़ी किलो है, जो कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले 100 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा था। इसी तरह प्याज की भी यही सूरत है, जो कि 80 से 100 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, वो आजकल उसकी कीमत 40 से 50 रुपए फ़ी किलो आम दुकानों पर दस्तयाब है। टमाटर की कीमत जो है वो कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी इतनी कम नहीं हुई कि जिसे सस्ता कहा जा सके, और आज भी टमाटर कम अज़ कम दर्जा अव्वल जो है वो 100 रुपए फ़ी किलो तक दस्तयाब है, जबकि दर्जा 2 80 से 100 रुपए फ़ी किलो बेचा जा रहा है। अदरक की कीमत में खातर खा कमी हुई है और ये कहा जा सकता है कि अदरक इस वक्त तकरीबन निस्फ कीमत पर आ चुका है, जो कि चंद हफ्ते पहले तक 800 रुपए फ़ी किलो को छू रहा था और मार्केट से बिल्कुल गायब था। वो अब तकरीबन 400 रुपए फ़ी किलो मार्केट में दस्तयाब है। लहसुन की कीमत वही 300 रुपए फ़ी किलो है, और जो मौसमी सब्जियां उनकी कीमत में भी हमें इस वक्त काफ़ी हद तक कमी देखी जा रही है। ख़ास तौर पर जो गोभी है वो तकरीबन 30 से 40 रुपए फ़ी किलो है, पालक भी इसी तरह 30 से 40 रुपए फ़ी किलो है, साग की कीमत भी तकरीबन यही देखी जा रही है। तो एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये कहा जा सकता है कि इस वक्त मार्केट में कुछ ठहराव सा नज़र आ रहा है। चिकन और अंडे जो हैं उनकी कीमत में भी अभी बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं, लेकिन फिर भी जो चिकन है वो मुसलसल 300 और 328 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुंचा था, लेकिन इस वक्त उसकी कीमत 240-245 रुपए के इर्द गिर्द घूम रही है। और इसी तरह अंडे जो कि 200 रुपए की हद क्रॉस कर चुके थे, वो अब तकरीबन 194-195 रुपए फ़ी दर्जन मार्केट में दस्तयाब हैं। तो मजमूई तौर पर एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें लाजमी तौर पे आवाम को रिलीफ मिल रहा है, और इसमें जो एक ख़ास चीज़ नज़र आ रही है वो वजह यही नज़र आ रही है कि मकामी जो पैदावार है फसलों की वो बढ़ गई है इस वक्त, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में तेज़ी है और इसी का फ़ायदा आवाम को पहुंच रहा है। और ख़ास तौर पर एक लोगों की जो शिकायत है वो ज़रूर मौजूद है कि जो रेड लिस्ट जारी की जाती हैं उन पर किसी हद तक अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि रेड लिस्ट में जो इस वक्त मार्केट में कीमतें हैं वो 5 से 10 रुपए तक कम होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये मजमूई तौर पर जो चंद हफ्ते या चंद माह आवाम ने शदीद तरीन महंगाई की ज़द में गुजारे हैं, उनमें किसी हद तक अब रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आवाम को यकीनन एक ऐसी सूरत नज़र आ रही है जिसमें सस्ती सब्ज़ी भी मौजूद है, और चिकन अभी गो के थोड़ा सा महंगा है, लेकिन फिर भी उसकी कीमत में कमी देखी जा रही है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया कि महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। तो नाजरीन, आपने भी सुन लिया होगा कि महंगाई तो आसमान को छू रही है। अल्लाह हाफिज।